Hello all. We are discussing types of constructor functions, and in that we are discussing specific type of constructor function, that is constructor function with default arguments. इसके पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया, इसके अलावा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी डिस्कस किया। आज हम एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर जिसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ हम फिर से कॉम्प्लेक्स क्लास का एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिख दूं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर ये वर्ड डिफॉल्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक फर्स्ट जो कैटेगरी है कंस्ट्रक्टर फंक्शन की उसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ डिफॉल्ट वर्ड दो जगह यूज हो रहा है, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये जो कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हम पैरामीटर पास करेंगे और जो पैरामीटर पास करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे, उनके साथ हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज या कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेंगे, उन्हें ही हम डिफॉल्ट वैल्यूज कहेंगे। और उस केस में वो जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कहलाएंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो हम एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे जिसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन्हें हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ अज्यूम करेंगे। वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम्ड होंगी वो सिर्फ तब यूटिलाइज की जाएंगी जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोकेशन के समय इनसफिशिएंट वैल्यूज पास की जाए। यदि सफिशिएंट वैल्यूज पास की जाएगी तब जो एक्चुअल वैल्यूज पास की जाएगी वो उन्हें यूज किया जाएगा, और यदि इनसफिशिएंट वैल्यूज पास की जाए तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्हें हम यूटिलाइज करेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर फिर से हम कॉम्प्लेक्स क्लास का एग्जांपल लेंगे और कॉम्प्लेक्स क्लास में जो हम मेंबर्स हमेशा से बनाते आ रहे हैं, दैट इज रियल एंड इमेजिनरी, उन्हीं मेंबर्स की बात करेंगे। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें बनाना है, नाम वही जो क्लास का, तो कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स अज्यूम करेंगे। वो जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनके साथ हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम करेंगे। तो यहाँ मैं दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करूंगा, डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे, और एक फंक्शन हम बनाएंगे दैट इज पुट कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ, तो यहाँ हम शुरुआत करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ द क्लास कॉम्प्लेक्स, एंड दिस क्लास कॉम्प्लेक्स आई विल जस्ट राइट प्राइवेट सेक्शन, और प्राइवेट सेक्शन में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स डिफाइन करेंगे। इसके बाद पब्लिक सेक्शन में आते हैं, और पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आपको पता ही है कि नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किए जाते हैं ताकि हम उन्हें कहीं से भी इन्वोक करा सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ही बनाता हूँ डायरेक्टली। तो नाम वही जो क्लास का, तो नाम होगा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ मैं दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ या आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर रहा हूँ विथ डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया है आर फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल, और उसकी एक वैल्यू अज्यूम की है एंड दैट वैल्यू इज 0। सो हियर दिस आर इज एक्चुअली एन आर्ग्यूमेंट विद डिफॉल्ट वैल्यू 0, इसीलिए इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एक और आर्ग्यूमेंट में लेता हूं जिसे मैंने लिया, कहा आई, और इस आर्ग्यूमेंट के लिए भी मैंने एक वैल्यू अज्यूम की है, वो है 0। अभी तक जब भी हम इस तरीके के कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में लिखा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में कॉम्प्लेक्स इंट आर कॉमा इंट ऑफ आई। नाउ सी द डिफरेंस। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस देखिए, दोनों ही जगह कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, दोनों ही जगह दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए हुए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है यहाँ पर जो आर और आई आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं इनके साथ कुछ वैल्यूज हमने बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर ली।
एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन यहां पर हमने r और i के लिए कोई भी वैल्यू अज्यूम नहीं की है, और इसी कारण से इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कंस्ट्रक्टर फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। आगे चलते हैं, तो यहां पर जो भी r की वैल्यू होगी वो रियल में इनिशियलाइज हो जाएगी, तो रियल इज इक्वल टू r, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें हम वैल्यू i को इनिशियलाइज करेंगे। और अब पुट कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से वॉइड पुट कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने में हमारी मदद करेगा। तो सी आउट, सबसे पहले हम रियल पार्ट को डिस्प्ले कराएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको डिस्प्ले कराने के लिए कुछ इस तरीके से हम फंक्शन लिखेंगे और एक क्लास आपकी कंप्लीट। नाउ दिस इज द क्लास एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर, दैट इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, वो ये कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक ऐसा स्पेशल कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कर सकता है। कहने का मतलब कि यदि आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है, जैसे कि हम पिछले एग्जांपल्स में देख चुके हैं, और आपके पास सिर्फ आपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बना रखा है, दैट इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तब भी आपका काम हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, दैट इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कैन रिप्लेस द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज वेल एज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इन बातों को भी हम एक मेन फंक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर एक मेन फंक्शन बनाता हूं void main, और हम कुछ ऑब्जेक्ट्स यहां पर बनाएंगे जो एक्चुअली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज होना चाहिए था या होना चाहिए, लेकिन हमारे पास चूंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां पर नहीं है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की मदद से। वो कैसे, वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया C1, और यहां पर मैंने कोई भी वैल्यूज या आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए। लास्ट एग्जांपल की बात करें तो इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि हमने यहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। लेकिन जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंपाइलर यहां पहुंचेगा तो उसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो नजर आएगा, लेकिन ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन नजर नहीं आएगा जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा हो। मतलब वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खोज रहा होगा, लेकिन उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट यहां पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यही कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट C1 को इनिशियलाइज करेगा। यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कर सकता है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा। यहां पर मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, जब कंपाइलर यहां जाएगा उसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन नजर आएगा। भले ही यहाँ मैचिंग आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ जीरो वैल्यू जीरो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यहाँ दो आर्ग्यूमेंट है, एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा। फिर भी यहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स है R और I, इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम की है हमने, उन वैल्यूज को यूटिलाइज किया जाएगा। मतलब यहां R की वैल्यू 0 और I की वैल्यू 0 जो हमने मान रखी है, उन्हीं वैल्यूज को इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट C1 को इनिशियलाइज करने में यूज किया जाएगा। और यही एडवांटेज है इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कि यदि आप यहां से प्रॉपर या सफिशिएंट आर्ग्यूमेंट नहीं भी भेजें, तब भी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपके लिए मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देगा। तो यहां पर इस केस में जैसे ही C1 ऑब्जेक्ट बनेगा, मेमोरी एलोकेट होगी, दिस विल बी द रियल पार्ट, दिस विल बी द इमेजिनरी पार्ट, और यहां से ये R जो वैल्यू है वो रियल पार्ट में इनिशियलाइज होगी, दैट इज 0, और ये जो I वैल्यू 0 जो हमने डिफॉल्ट मान रखी है वो इमेजिनरी पार्ट में इनिशियलाइज होगी। इस तरीके से C1 ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें वैल्यू 0 0 इनिशियलाइज होगी, भले ही हमने यहां से कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, भले ही हमारे पास यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। आगे चलते हैं, अगला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लेते हैं मैं कॉम्प्लेक्स क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट C2 बनाता हूं और इसमें एक वैल्यू पास करता हूं 3। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक्चुअली इसने
एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए या इन्वोक करना चाहिए जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा विद सिंगल आर्ग्यूमेंट, चूंकि मैं एक वैल्यू 3 पास कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप यहां आएंगे, यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐसा अवेलेबल नहीं है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और साथ साथ में सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता हो, इसलिए इस केस में कोई भी मैचिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो क्या फिर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा? होगा। इस केस में भी आपकी मदद कौन करेगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और अब क्या होगा वो देखिए, यहां पर हमने इनसफिशिएंट आर्ग्यूमेंट भेजे। हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट भेजा है या पास किया है। उस केस में ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम की है वो यूटिलाइज होगी। लेकिन फिर इस वैल्यू 3 का क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, जो एक वैल्यू आपने पास की है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्ट होगी। नाउ व्हाट इज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज r। तो अब यहां r में जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू अज्यूम कर रखी है 0, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल वैल्यू 3। तो यहां पर इस 0 को हम यहां से हटाएंगे और यहां जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो होगी 3। So here the default value assumed will be replaced by the actual values। और यहाँ चूंकि सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने नहीं भेजा है, तो यहाँ पर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आई है उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू अज्यूम कर रखी है वही वैल्यू यूटिलाइज होगी। तो यहाँ से साफ समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जो डिफॉल्ट वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे वो डिफॉल्ट वैल्यूज सिर्फ तब यूटिलाइज होगी जब यहाँ से इनसफिशिएंट वैल्यूज पास की जाएगी। यदि यहां से सफिशिएंट वैल्यूज पास की जाएगी तो जो सफिशिएंट वैल्यूज भेजी गई हैं उन्हें एक्चुअल यूज किया जाएगा, पर जब भी इनसफिशिएंट वैल्यूज भेजी जाएगी तब यहां पर जो डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम्ड है उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो इस केस में जो एक वैल्यू भेजी है वो r में आएगी और रियल में इनिशियलाइज हो जाएगी। मान लेते हैं यहां पर ये C2 ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, तो इस C2 के रियल पार्ट में आ जाएगा 3 यहां से, और इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा 0। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ने आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कर दिया। अगला एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं एक और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से कॉम्प्लेक्स C3, और इस केस में मैं यहां पर 2 वैल्यूज पास कर रहा हूं 2 एंड 4। इस केस में जब यहां आप आएंगे तो आपको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिखाई देगा, मैचिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। यहां पर भी 2 आर्ग्यूमेंट्स है, यहां पर भी 2 आर्ग्यूमेंट्स है। नाउ अंतर यह है कि यहां जो अब हमने डिफॉल्ट वैल्यूज मान रखी है, वापस इसको रिप्लेस करते हैं, यहां वापस हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए ये जो 2 है दैट विल बी एक्सेप्टेड इन r, मींस जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमने 0 अज्यूम करके रखी है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल वैल्यूज पास्ड। तो ये 2 यहां पर r में इनिशियलाइज हो जाएगा, और ये जो 4 है वो यहाँ i में स्टोर होगा। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने 0 मान रखी है उसकी जगह यहां पर 4 इनिशियलाइज हो जाएगा, और यही एक्चुअल वैल्यूज यहां पर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में यूज की जाएगी। तो यहाँ 2 जो होगा वो रियल पार्ट में जाएगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट C3 है, तो C3 के लिए रियल पार्ट में यहां से 2 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में 4 आ जाएगा। फिर से यहां पर जो डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम की गई है वो सिर्फ तब यूटिलाइज होगी जब यहां से इनसफिशिएंट वैल्यूज भेजी गई हो। लेकिन यदि सफिशिएंट वैल्यूज भेजी गई है उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम्ड है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल वैल्यूज एंड देन द एक्चुअल वैल्यूज विल बी यूटिलाइज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट में वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पर पुट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज करना होगा। तो फर्स्ट विल यूज C1 डॉट पुट कॉम्प्लेक्स, then C2 dot put complex and lastly C3 dot put complex। तो इस तरीके से सारे ही ऑब्जेक्ट्स हम डिस्प्ले करा पाएंगे। So this is how this constructor function is a special type of constructor function which actually can replace the default constructor and parameterized constructor. This is all about the constructor function with default argument. In next video lecture we'll discuss dynamic constructor. Thank you.